ईपीएफओ ने 9 मई 2023 को एक नया सर्कुलर जारी किया था जहां पे उसने 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए हैं उन लोगों के लिए जो ईपीएफओ की हायर पेंशन स्कीम को ऑप्ट इन करना चाहते हैं। क्या है ये 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कैसे इंपैक्ट पड़ेगा आपकी हायर पेंशन पे इनका, इसी को कवर करेंगे आज के वीडियो में। मेरा नाम है अमित, आप देख रहे हैं पैसा मैटर्स। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल के ऊपर तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि 1 लाख सब्सक्राइबर का मार्क रीच करने पे ईपीएस की हायर पेंशन अमाउंट वाली एक्सेल शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले अपने सभी सब्सक्राइबर्स को। तो अगर आप इस एक्सेल शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक करें और नीचे कमेंट में हाय दे, क्योंकि जैसे ही 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे मैं आप सबको लिंक दे दूंगा जहां से आप इस एक्सेल शीट को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं हम अपने सर्कुलर के अंदर और बात करते हैं 7 डिफरेंट पॉइंट्स की। सबसे पहला पॉइंट है कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज। तो जो अमाउंट हमें प्रोविडेंट फंड से पेंशन स्कीम के अंदर ट्रांसफर करना है, इसका उन्होंने डिटेल दिया हुआ है पॉइंट नंबर 3 और पॉइंट नंबर 4 में। तो हमने पहले बात की थी कि 1.16% की एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन अब आपको देनी पड़ेगी अपने प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पेंशन फंड अकाउंट में, और उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी उसके बारे में इस सर्कुलर में थोड़ी सी ज्यादा डिटेल दी गई है। सबसे पहली चीज तो यह कि 1.16% की जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है ये 15,000 रुपीज के अमाउंट से ज्यादा की सैलरी होगी, जो भी उसका डिफरेंस होगा उसके बेस पे होगी। आगे एक एग्जांपल से इसको ज्यादा समझने की कोशिश करेंगे। सेकंड चीज ये कि 8.33% की हमें एडजस्टमेंट करनी है प्रोविडेंट फंड और पेंशन फंड अकाउंट में। अब मैंने कई बार वीडियोस में बताया कि 8.33% की आपकी कैलकुलेशन होनी चाहिए थी एक्चुअल सैलरी पे, और ये कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए थी आपके पेंशन फंड में। लेकिन एक्चुअली में 8.33% की कंट्रीब्यूशन जो हो रही थी वो सीलिंग वाली अमाउंट पे हो रही थी 5,000 रुपीज की शुरू में, उसके बाद 6,500 और 15,000 रुपीज पे। तो ये जो बैलेंस अमाउंट था इसको ट्रांसफर करना जरूरी है और उसी के बारे में यहाँ पे रेफरेंस दी हुई है। अब कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज का जो इन्होंने तरीका बताया है उसको थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं, जो पॉइंट नंबर 5 में दिया हुआ है। तो यहाँ पे बताया हुआ है कि 8.33% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर ऑन हायर पे और डेट ऑफ पे एक्सीड्स द वेज सीलिंग व्हिचएवर इज लेटर विल बी कैलकुलेटेड एज पर रिकॉर्ड। तो जिस भी दिन से आप हायर वेजेस पे जाएंगे, हायर वेजेस क्या हो गई 5,000 रुपीज से ज्यादा, उसके बाद 6,500 रुपए से ज्यादा या 15,000 रुपए से ज्यादा, जो भी ये सीलिंग्स थी, जब आप इन वेजेस से ज्यादा जाना स्टार्ट हो गए उससे लेके आपका अमाउंट कैलकुलेट होगा 8.33% का, और ये इफेक्टिव होगा 16 नवंबर 1995 के बाद, क्योंकि यही वो दिन है जब ईपीएस की 95 स्कीम एप्लीकेबल हुई थी। सेकंड बात आती है 1.16% की। अगेन इसको हम रिपीट कर रहे हैं जो हमने पहले आपके साथ शेयर किया था कि 1.16% एम्प्लॉयर शेयर का जो अमाउंट है ये 15,000 रुपीज से जितनी भी ज्यादा सैलरी होगी उसके ऊपर कैलकुलेट होगा विद इफेक्ट फ्रॉम 1 सितंबर 2014। तो सिर्फ 1 सितंबर 2014 के बाद की जो अमाउंट आपका 15,000 रुपीज से ज्यादा है, मान लीजिए आपकी सैलरी है 40,000 रुपीज, तो 40,000 माइनस 15,000 अगर हम करते हैं तो 25,000 रुपीज आता है। उसके ऊपर 1.16% कैलकुलेट होके वो भी आपके एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड से एम्प्लॉय पेंशन स्कीम जो ईपीएस का पेंशन फंड है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि जितने भी अमाउंट डिपॉजिट होंगे पेंशन फंड के अंदर ऑलरेडी, उसको इन दोनों में से माइनस कर दिया जाएगा, यानी कि जो हम ऑलरेडी कंट्रीब्यूट कर चुके हैं पेंशन फंड के अंदर उस अमाउंट को, जो ये कैलकुलेशन करके हमारे पास अमाउंट होता है, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा। आई थिंक बात यहाँ तक काफी सारी सिंपल है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है इंटरेस्ट कैलकुलेशन की, जिसके बारे में काफी लोगों का क्वेश्चन था। तो इन्होंने इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में कहा है कि इंटरेस्ट भी चार्ज होगा, जो हम इंटरेस्ट आपको दे रहे थे आपके प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, अब हम आपसे वो इंटरेस्ट ले लेंगे, क्योंकि अब हमें वो इंटरेस्ट कहां पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, पेंशन फंड में। और इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कैसे होगी, अनएग्जेम्प्टेड के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी और एग्जेम्प्टेड के लिए कैलकुलेशन कैसे होगी। अगर हम अनएग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा पैरा 60 ऑफ ईपीएफ स्कीम 1952 के अकॉर्डिंगली। और ये पैरा 60 क्या कहता है कि जो एनुअल बेसिस पे प्रोविडेंट फंड डिक्लेयर करता है इंटरेस्ट रेट, उसके हिसाब से इसकी कैलकुलेशन होगी। लेकिन अगर हम बात करते हैं एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट के केस में, तो उस केस के अंदर ये जो ईयरली अनाउंस होता है इंटरेस्ट रेट वाया ईपीएफओ उसके, या फिर जो भी ट्रस्ट ने एग्जेम्प्टेड एस्टेब्लिशमेंट का ट्रस्ट है वो इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर कर रही है, इन दोनों में से जिसकी भी वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू यूज होगी आपके इंटरेस्ट रेट की कैलकुलेशन के अंदर। तो ये तो हमारा हुआ कैलकुलेशन ऑफ ड्यूज की बात, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशंस। अब जितने भी लोग अप्लाई कर रहे हैं हायर पेंशन के लिए, इनको 3 कैटेगरी में ईपीएफओ डिवाइड करेगा। ये 3 कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले कैटेगरी है उन लोगों की जिनके ड्यूज कैलकुलेट हो चुके हैं और फुली उनका अमाउंट ईपीएस के अंदर रेमिट हो चुका है। ये कौन से लोग हो सकते हैं? ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने पहले ही हायर पेंशन के लिए अप्लाई किया हो, जब भी पास्ट के अंदर ऑप्शन आई थी और इनकी सारी की सारी एप्लीकेशंस पहले से ही अप्रूव्ड थी। सेकंड केस उन लोगों का आता है जिनके ड्यूज कैलकुलेट हो चुके हैं, ड्यूज उन्होंने कैलकुलेट कर लिए, लेकिन उनका रेमिटेंस जो है वो ईपीएस के अंदर नहीं हुआ है। यानी कि वो लोग आते
आते हैं जहां पे आपका अमाउंट जो क्रेडिट हो रहा था ईपीएफ के अंदर वो आपकी हायर सैलरी पे हो रहा था, हायर वेजेस पे हो रहा था, लेकिन आपके जो ड्यूज है वो ईपीएस के अंदर ट्रांसफर नहीं हुए और आपके अकाउंट के अंदर, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में एडिक्वेट बैलेंस पड़ा हुआ है। यह आती है कैटेगरी नंबर 2। और इन कैटेगरीज को क्यों जानना जरूरी है, क्योंकि आगे हम बात करने वाले हैं कि इन कैटेगरीज के ऊपर कैसे कैसे इंपैक्ट पड़ने वाला है। थर्ड कैटेगरी उन लोगों की आती है जिनका अमाउंट ईपीएस में ट्रांसफर नहीं हुआ है, वेजेस से तो उनका हायर अमाउंट कट रहा था, ईपीएस में ट्रांसफर नहीं हुआ है और उनके पास सफिशिएंट बैलेंस भी नहीं है प्रोविडेंट फंड अकाउंट में कि वो आपका जो ईपीएस के अंदर शॉर्टफॉल है उसको पूरा कर सके। तो ये 3 कैटेगरीज हैं, ये है पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 पे हम अगर बात करते हैं तो वो आता है कि आपका अमाउंट कैसे जो है रेमिट होगा, जो भी हमारा शॉर्टफॉल है ईपीएस के अंदर उसका रेमिटेंस का तरीका हमारा नेक्स्ट बताया जाता है, जो यहां पे दिया हुआ है इन्होंने पॉइंट नंबर 7 में। पॉइंट नंबर 7 कहता है कि EPFO का फील्ड ऑफिस विल इंटीमेट द पेंशनर मेंबर इन ईच ऑफ द अबव कैटेगरी अबाउट द ड्यूज एंड इफ एनी अमाउंट दैट नीड्स टू बी डिपॉजिटेड और डाइवर्टेड। सो सबसे पहले कैटेगरी के तो वो लोग थे जिनका अमाउंट ऑलरेडी ईपीएस के अंदर पड़ा हुआ है, उनको सिर्फ बताया जाएगा कि आपके ड्यू अमाउंट हमें रिसीव हो गए हैं और हाँ आप हायर पेंशन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उनका केस तो बहुत क्लियर है। सेकेंड केस आता है उन लोगों का जिनके अमाउंट प्रोविडेंट फंड में सफिशिएंट है लेकिन वो अमाउंट ईपीएस के यानी कि पेंशन फंड के अंदर ट्रांसफर होने हैं। इस केस के अंदर उनको इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके फंड प्रोविडेंट फंड से हम पेंशन फंड में ट्रांसफर करेंगे और आपसे उसका रिटर्न कंसेंट लिया जाएगा। अब क्या ये रिटर्न कंसेंट जो ऑलरेडी हम पहले दे चुके हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर वही माना जाएगा या एक और कंसेंट आएगा, इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। मेरा मानना है कि आपके पास एक और इसके बाद कंसेंट आएगा कि एक्चुअली में ये अमाउंट बन रहा है और आप हमें इसको कंफर्म कीजिए कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। नेक्स्ट आती है कैटेगरी उन लोगों की जिनके पास इनएडिक्वेट बैलेंस है, यानी कि अब उन्होंने पैसा पहले निकाल लिया है, चाहे लोन के लिए, चाहे विड्रॉल कर लिया, पार्शियल विड्रॉल या फुल विड्रॉल। उनके केस में क्या होगा? उनके केस में इन्होंने लिखा है कि अगर आपका कुछ भी बैलेंस होगा आपके अकाउंट में, प्रोविडेंट फंड अकाउंट में, तो पहले आपको इन्फॉर्म किया जाएगा कि हम इस अमाउंट को यहां से यहां ट्रांसफर करेंगे और दूसरा आपको बताया जाएगा कि जो भी आपका बैलेंस अमाउंट बन के आता है इसके बाद वो अमाउंट आपको डिपॉजिट कराना पड़ेगा ईपीएफओ के पास, उसी अकाउंट से जो अकाउंट आपका लिंक्ड है ईपीएफओ के साथ, उसी बैंक अकाउंट से आपको कराना पड़ेगा। तो इन तीनों केसेस के अंदर आपको इन्फॉर्म करेगा ईपीएफओ और आपसे परमिशन लेगा। जो बाकी 2 केसेस है उसके अंदर कि हम आपके अमाउंट को ट्रांसफर करने के लिए या आपके पेंशन फंड में इतना डेफिशिएट है उसके लिए आप हमें पैसा डिपॉजिट कराएं। तो ये आता है हमारा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 आता है कि हमारे पास कितना टाइम होगा। तो यहां पे ईपीएफओ कहता है कि आपको 3 महीने का टाइम दिया जाएगा कि आप पैसे को डिपॉजिट करा सके या फिर अपना कंसेंट दे सके कि हाँ आई एम ओके कि मेरा अमाउंट जो है वो आप प्रोविडेंट फंड अकाउंट से पेंशन फंड अकाउंट में ट्रांसफर कर दो और मुझे कोई दिक्कत नहीं है इस अमाउंट को ट्रांसफर कराने में। तो वो टाइम फ्रेम हमारे पास आता है 3 महीने का, जो कि हमारा पॉइंट नंबर 4। और पॉइंट नंबर 5 की बात आते हैं कि हम एक्चुअली में डिपॉजिट करेंगे कैसे। तो डिपॉजिट करने का जो तरीका है वो यहां पे दिया हुआ है मेथड ऑफ पेमेंट के अंदर, पॉइंट नंबर 9 के अंदर। यहां पे इन्होंने बोला है कि कैटेगरी 6(1) और 6(2)। 6(1) कौन था? जिनका तो ऑलरेडी ईपीएस के अंदर अमाउंट था, और कैटेगरी 6(2) था उनका जिनके पास एडिक्वेटेड बैलेंस था। तो उसके अंदर तो हमें कोई भी एडिशनल अमाउंट ट्रांसफर नहीं करना है, सिर्फ एक रिटर्न कंसेंट देना है या फिर हमें एक अपना कंसेंट देना है कि आप अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हो। और बैक एंड में ईपीएफओ अपने आप उन्होंने सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस किए हैं जिसके थ्रू वो ये अमाउंट को ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन जिस केस में बैलेंस आपका एडिक्वेट नहीं है उस केस में आप ऑनलाइन फैसिलिटी, जो कि शायद ईपीएफओ फ्यूचर में प्रोवाइड करेगी, या फिर चेक के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं ईपीएफओ के अकाउंट के अंदर। तो ये ऑप्शन रहेंगे आपको अमाउंट ट्रांसफर करने के ईपीएफओ में अगर आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो। नेक्स्ट पॉइंट आता है पॉइंट नंबर 6 कि आपका अमाउंट जो है वो कैसे एडजस्ट होगा ईपीएफ से ईपीएस के अंदर। तो एक्चुअली में ईपीएफओ अपने सॉफ्टवेयर में अपग्रेडेशन कर रहा है और आप देखेंगे कि जो आपका अमाउंट है वो ईपीएफ के एम्प्लॉयर शेयर से, काफ़ी सारे लोगों का ये क्वेश्चन था कि मेरा अमाउंट जो है वो प्रोविडेंट फंड में एम्प्लॉयर शेयर से जाएगा या एम्प्लॉय शेयर से जाएगा या दोनों अमाउंट जा सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने क्लियर किया कि जो ये सॉफ्टवेयर बना रहे हैं इसके अंदर एम्प्लॉयर शेयर से एम्प्लॉयज पेंशन फंड के अंदर ट्रांसफर होगा अमाउंट। तो यहाँ पे आपका एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड पूरा सेफ है, जो मैंने अपने कई सारे वीडियोस में कहा है, और सिर्फ एम्प्लॉयर शेयर जो है उसी से आपका अमाउंट ट्रांसफर होने वाला है। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं और पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस लाइक पे क्लिक कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
लास्ट पॉइंट की बात करते हैं कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन, और यहां पे हमें ईपीएफओ कहता है कि कंप्यूटेशन ऑफ पेंशन कैसे होगी, इसके बारे में हम आपको फ्यूचर में बताएंगे। और ये आता है पॉइंट नंबर 14 के अंदर कि हमारे पास अभी डिटेल नहीं हम शेयर कर सकते हैं कि आपकी पेंशन कैसे कैलकुलेट होगी, और इसके बारे में सर्कुलर नेक्स्ट टाइम आएगा, और वो सर्कुलर मैं आपको तब ला के दे सकता हूं अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बचाते रहे, कमाते रहे, बिकॉज एवरी पैसा मैटर्स।